तो क्या हुआ, अरब राष्ट्रवाद का प्रचार और प्रसार जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी तेजी के साथ में होने लगा। फिर जो ये अरेबियन कंट्रीज हैं, इन लोगों ने भी पश्चिमी शिक्षा जब ग्रहण करी, ये लोग पढ़ने लगे, तो यहाँ पर जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन तेजी के साथ में फैला। और इन लोगों ने क्या करा, साम्राज्यवाद का प्रबल विरोध करना शुरू कर दिया। इन्हें ये लगा कि अब हमें जो है अपना राज्य स्वयं चलाने का अधिकार होना चाहिए। तो ये राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए संघर्ष जो है इन लोगों ने प्रारंभ कर दिया। मेन कंट्रीज अरब देशों में जिनका हम नाम जानते हैं, ट्रांसजोर्डन है, सीरिया है, लेबनान है, मिस्र है ना। तो ये सब मेन कंट्रीज है। तो यहाँ पर एक तरह से अपने देश के अंदर स्वय शासन की डिमांड पनपने लगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भारत में भी क्या है, आंदोलन चले, मेन आंदोलन चले। 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चला। तो उसी प्रकार से अरब देशों में भी अपनी स्वतंत्रता को लेकर उन्होंने चिंतन शुरू किया, मनन शुरू किया, और ये कहा कि अब हमें भी अपना अधिकार जो है वो शासन करने का अधिकार मिल जाना चाहिए। तो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहाँ पर लेकिन क्या है, उन्होंने आंदोलन तो शुरू किया, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐसे बहुत सारे देश थे अरब के जिन पर की पश्चिमी देशों ने अपने अधिकार की स्थापना की। जैसे हम देखते हैं, फ्रांस है। फ्रांस जीता हुआ देश था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो फ्रांस ने क्या करा, सीरिया और लेबनान, ये जो दो देश हैं, इनके ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसी प्रकार से इंग्लैंड है। तो इंग्लैंड ने भी क्या करा, जॉर्डन के ऊपर, और जो है वो उसको इराक मैंडेट के रूप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में मिला। अब मैंडेट क्या चीज है, मैंडेट का मतलब यह है कि कोई भी राज्य अगर मैंडेट के रूप में किसी को मिलता है, इससे ये कहा जाता है कि मैंडेट उन लोगों को मिलेगा जिन लोगों को अपना राज्य खुद चलाने का जो है उनको ज्ञान नहीं है ना। तो इसीलिए जिस भी देश को मैंडेट के रूप में कोई राज्य मिल रहा है, वो उसको क्या करेगा कि उसके अंदर जागृति लाने का काम है, उसको अपना सुशासन कैसे चलाएंगे इस बारे में जानकारी देने का काम है। तो इंग्लैंड को जो ये पैलेस्टीन है वो भी मैंडेट के रूप में मिला, और उसका ये काम था कि वो ये देखे कि जब वो इस लायक हो जाएंगे कि वो अपना शासन खुद चला सकते हैं, है ना, तो ये मैंडेट व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी, यानी उन लोगों को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि पश्चिम के देशों को जो प्रदेश मैंडेट के रूप में मिले, उन लोगों ने वहां पर इस प्रकार से रूल करना प्रारंभ कर दिया जैसे वो उनके अधिकार में हो। पूरी तरह से मतलब मैंडेट व्यवस्था को समाप्त करके वहां पर अपने राज्य की स्थापना शुरू कर दी। तो कहते हैं जब एक व्यक्ति का बहुत ज्यादा शोषण होने लगता है, पहले पहले तो वो बर्दाश्त करेगा, है ना, शोषण, लेकिन जब धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा शोषण होगा, तब उसके अंदर अवेकनिंग आनी प्रारंभ होती है, जागृति आनी प्रारंभ होती है, और फिर वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू करता है। तो ये ही व्यवस्था जो है एशिया और अफ्रीका के देशों में हुई है, कि उन लोगों ने इस तरह से ये शुरू किया कि अब हमें मतलब बहुत हो गया, जब तक हम ये विदेशी शासन को समाप्त नहीं करेंगे, अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे और अपने देशों के अंदर स्वयं शासन की स्थापना नहीं करेंगे, तब तक हमारा शोषण होता रहेगा। तो इस प्रकार की फीलिंग जो है वो अरब देशों के अंदर भी पैदा हुई, और उन लोगों ने अपने आप को राजनीतिक और आर्थिक रूप से समृद्ध करने के प्रयास प्रारंभ कर दिए। उन्होंने ये कहा कि अब हमें इन शोषण का शिकार नहीं होना है, और पश्चिमी का जो आधिपत्य अरब देशों के ऊपर है उसको उखाड़ फेंकना है ना। तो राष्ट्रीयता जो है वो राष्ट्रीयता कई रूपों में जो है हमें अरब देशों के अंदर देखने को मिलती है, कि राष्ट्रीयता की उत्पत्ति कोई एक समय का या एक की निश्चित टाइम हो उसका उत्पन्न होने का, निश्चित समय हो, ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रीयता या तो शोषण के विरुद्ध अपने अधिकारों के प्रति है, या फिर जैसे हमें राजनीतिक जागृति चाहिए, तो आर्थिक और राजनीतिक जागृति लेने के लिए आर्थिक जब उन लोगों के अंदर अवेकनिंग आ गई, तो उन्होंने इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए। और आज हम देखते हैं कि अरब देश स्वतंत्र हैं, उन लोगों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ा, और धीरे धीरे करके एक एक करके वो अरब देश स्वतंत्र होते चले गए। तो वो कौन कौन से देश हैं, या नेशनलिज्म की फीलिंग के नेशनलिज्म अराइज होने के, व्हाट आर द कॉजेज of the rise of Arab nationalism,
तो ये सारी चीजें हमको देखनी होंगी कि अरब नेशनलिज्म क्यों आया और अरब नेशनलिज्म आने से इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, अरब देशों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये हम देखेंगे, है ना। तो अरब नेशनलिज्म का पहला रूप जो हम देखते हैं, उन्होंने क्या करा, इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि जो ये आर्थिक और राजनीतिक शोषण खत्म होना है, इसके लिए उन्होंने सबसे पहली चीज, आप पॉइंट्स में नोट कर सकते हैं, सबसे पहली चीज उन्होंने ये कहा कि जो भी हमारा ऑयल है, जहां पर ऑयल पैदा होता है, उन सब चीजों को, उन सब चीजों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। यानी जो कंपनीज इंग्लैंड है, फ्रांस है, इन लोगों के अधिकार में थी या अमेरिका के अधिकार में थी, उनका जो आधिपत्य है पूर्ण रूप से उसको समाप्त करके इन जो कंपनीज हैं इनको राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, जिससे कि जो ये मुनाफा है, जो ये मुनाफा कमाते हैं इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, ये कम करके, पूरी तरह से तो खत्म नहीं कर सकते थे क्योंकि बड़े कंट्रीज हैं ये, लेकिन उनके आधिपत्य को धीरे धीरे करके जो है वो मिनिमाइज करना, उसको जो है वो कम करना जो है वो इन लोगों ने डिसाइड किया। तो पहला क्या है कि पश्चिमी देशों का शोषण से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपनी कंपनीज का राष्ट्रीयकरण प्रारंभ किया। ठीक है, तो पहला कि अपने अपने देश के अंदर ये किस तरह से अपने जो है दूसरे देशों के प्रभाव को कम कर सकते हैं, तो उन्होंने उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या सोचा कि अपनी कंपनीज का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। और इसी को मद्देनजर रखते हुए 1951 ईस्वी में एक जो वहाँ कंपनी थी, एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी, ईरान और इंग्लैंड के बीच में जो समझौता हुआ था, और इन दोनों ने मिलकर कंपनी के अंदर पैसे लगाए थे, ईरान और एंग्लो ईरानियन कंपनी थी। लेकिन उन्होंने, ईरान ने क्या एक अधिनियम पारित किया उन्होंने, और इस कंपनी को जो है वो पूरी तरह से इस कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और इसी तरह से 1956 ईस्वी में सुएज नहर का जो संचालित कंपनी थी, एंग्लो फ्रेंच कंपनी थी, उसका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यानी फ्रांस और इंग्लैंड दोनों के प्रभाव को कम करने के लिए जो इनके साथ में कंपनीज खोली गई थी, उनके प्रभाव को कम करने के लिए इन कंपनीज का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो सबसे बड़ा 1951 में एंग्लो जो ईरानियन कंपनी है उसका राष्ट्रीयकरण हुआ, और सेकंड नंबर पर जो राष्ट्रीयकरण हुआ है वो 1956 ईस्वी में हुआ एंग्लो फ्रेंच कंपनी का, जिससे फ्रांसीसी प्रभाव यहाँ पर कम हो जाए। फिर दूसरा दूसरा इन लोगों ने क्या करा, अरब देशों ने, कि राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद उन्होंने ये डिमांड करी कि जो विदेशी सेनाएं हैं जो इन देशों के अंदर विद्यमान हैं, विदेशी अड्डों को समाप्त कर दिया जाए और विदेशी जो है वो अपनी सेना यहाँ से हटा ले। क्योंकि जब उन देशों का स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, राजनीतिक स्वतंत्रता, तो विदेशी सेनाएं वहां पर बनी रहे या अपने उनके जो आंतरिक व्यवस्थाएं हैं उनमें हस्तक्षेप करे, ये व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। तो सेकंड पॉइंट इज कि जो विदेशी सेनाएं इन अरब देशों के अंदर विद्यमान थी, वो अपने देशों को वापस चली जाए और बिना लड़ाई लड़े, है ना, ये पश्चिमी देशों को जो है वो अपनी सेनाओं को वापस बुला लेना चाहिए। तीसरा है इसमें, विदेशी दास्ता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए यहाँ पर अरब देशों के अंदर जो उग्र आंदोलन जो है वो प्रारंभ हो गए। उग्र आंदोलन यानी उन्होंने तेजी के साथ में अपना मूवमेंट और शुरू कर दिया। और यहाँ पर हमें साफ साफ क्या दिखाई देता है कि अरब देशों के अंदर, अरब जनता के अंदर इन राष्ट्रों से लड़ने के लिए हमें जो है एक जन आक्रोश, कि जनता के अंदर आक्रोश था कि विदेशी सेनाओं की सत्ता यहाँ से समाप्त हो। तो तीसरा जो है वो पॉइंट आ जाता है कि जन आक्रोश है अरब देशों के अंदर, और जनता भी ये चाहती है कि विदेशी दास्ता से हमें मुक्ति मिले और यहाँ पर हमारा राज्य स्वयं का स्थापित हो जाए। चौथा हम देखते हैं कि पैलेस्टीन की हम बात करते हैं, फिलिस्तीन की। यहाँ पर क्या है, अरब यहूदी संघर्ष चला करता था। अरब कहते थे ये हमारा होमलैंड है, अरब अरबों का देश है, जबकि यहूदी इसको अपना होमलैंड। तो यहाँ पर ये क्या है, अभी भी आपने देखा होगा रिसेंटली
वर्तमान में भी बहुत ज्यादा अभी लड़ाई पैलेस्टीन में चल रही थी, अरब यहूदी संघर्ष, एक दूसरे के ऊपर ये लोग हमेशा जो है वो लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो क्या है, अरब अरब जो देश है वो यहूदीवाद का विरोध करते हैं, है ना, और इसराइल के वो विरोधी हैं, वो नहीं चाहते, वो इसको चाहते हैं कि ये अरब देश ही रहे है। तो इसीलिए क्या है कि ये चाहते थे कि जो भी यहाँ पर रहने वाले यहूदीज हैं, ज्यूज इनको यहाँ से भगा दिया जाए और ये अरब यहाँ पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जाए, क्योंकि अरब क्या है, इसराइल को अपनी मातृभूमि मानते हैं। तो इससे क्या हुआ कि इन लोगों में आपस में लड़ाई रही है। ये इंग्लैंड के लिए भी बड़ा सिरदर्द बना रहा, क्योंकि इंग्लैंड को ये एक जो इसराइल है फिलिस्तीन मैंडेट के रूप में बना था, और इंग्लैंड भी अरब यहूदी संघर्ष को रोक पाने में असफल रहा। हमेशा जो है वो एक प्रॉब्लम बनी रहती थी कि फिलिस्तीन के अंदर तो अरब यहूदी संघर्ष जो है वो अरब जो है वो यहूदियों के विरोधी है और इसराइल के विरोधी है। तो यहाँ पर भी जो है वो समस्या है। पांचवा चीज आ जाता है, अरब राष्ट्रों ने क्या करा, अगर हम देखते हैं जब नेशनलिज्म आया तो पश्चिमी राष्ट्रों का विरोध है, और वो ये चाहते थे कि ना केवल उन्होंने पश्चिमी राष्ट्रों का विरोध किया, बल्कि उन्होंने ये देखा कि जो भी पश्चिमी राष्ट्र के सहयोगी देश हैं, उनका भी जो है उन्होंने विरोध किया। कि पश्चिमी देश जो ये चाहते हैं कि हाँ, क्योंकि बहुत सारे अरब देश ऐसे भी थे जो चाहते थे, वही जो ये समझते थे कि पश्चिमी साम्राज्यवाद जो है वो उनके हित में है। कुछ ऐसे भी राष्ट्र हैं, लेकिन इन लोगों ने पश्चिमी राष्ट्रवाद का पूरी तरह से विरोध किया है ना। इन्होंने ये कहा कि पश्चिमी राष्ट्रवाद हमारे हित में नहीं है, और हमें जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहेंगे, और कोई अगर ऐसा करता था पश्चिमी राष्ट्रवाद, पश्चिम के देशों को सपोर्ट करता था, उन्हें इन लोगों ने देशद्रोही घोषित किया, और उन लोगों को जो इनके देश के अंदर रहकर पश्चिमी साम्राज्यवाद के पक्ष में थे उनका विरोध किया, यहाँ तक कि उनकी हत्याएं भी की गई अरब राष्ट्रवाद के अंतर्गत। फिर क्या मानता है अरब राष्ट्रीयता, ये मानती है कि जब तक अरब के जो राज्य है, छोटे बड़े राष्ट्र हैं, वो एक नहीं हो जाते हैं, वो आपस में क्या है एकता, अगर वो एक नहीं होते हैं, अरब राज्यों के अंदर एकता नहीं रहती है, तो पश्चिमी साम्राज्य उनके ऊपर हावी रहेंगे, कभी भी वो उनके ऊपर अटैक करके उनके राज्यों के ऊपर अपना अधिकार, क्योंकि अरब देश में बहुत सारे देश ऐसे हैं इसके अंदर की जो बहुत छोटे छोटे देश है, अगर वो अलग है तो उनका अस्तित्व जो है वो कोई भी उन्हें आसानी से जो है अपने इम्पैक्ट में, अपने प्रभाव में ले सकता है। तो इसी के तहत 19वीं शताब्दी में अरबों में जब जागृति आई है, तो उन्होंने क्या कहना शुरू किया कि जो भी समस्त अरबी बोलने वाले देश हैं, अरब भाषा भाषी, उनको हमें एक सूत्र में पिरोने की आवश्यकता है, हमें उनमें एकता स्थापित करने की आवश्यकता है, क्योंकि 19वीं शताब्दी में ऐसी जागृति आई है अरब देशों में, जिसने कहा कि, जिसने ये नारा दिया कि हमारा एक धर्म है, हम एक नस्ल के हैं और एक ही भाषा को बोलने वाले हैं। तो इसी के आधार पर उन्होंने नवीन राज्य गठित करने प्रारंभ कर दी। तो इसके बाद क्या हुआ कि 22 अप्रैल 1945 ईस्वी को, आफ्टर जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने अंतिम छोर पर है ना, द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता ही है अगस्त 1945 में खत्म हुआ, तो उस समय काफी सारे अरब देशों ने मिलकर अरब लीग की स्थापना की है। तो इसके अंदर जो देश आते हैं यही आ गए, मिस्र है, लेबनान है, सीरिया है, इराक है, ट्रांसजोर्डन है, सऊदी अरेबिया है, यमन है। तो इन लोगों ने क्या करा कि काहिरा के अंदर एक सम्मेलन हुआ, और सम्मेलन के अंदर जो भी निर्णय लिए गए उसको एक चार्टर पर लिखा गया, और उसके ऊपर सभी देशों ने हस्ताक्षर किए, और एक अरब लीग की स्थापना हुई। तो अरब लीग कब बनी? 22 मार्च 1945 को, 1945 में अरब लीग की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अरब लीग की स्थापना हुई है 1945 में। तो प्रथम महायुद्ध के समय से जो ये अरब देश शताब्दियों से विदेशी दास्ता के अंदर जकड़े हुए थे, उन लोगों में प्रतिक्रिया आरंभ हो गई, और राष्ट्रीयता की भावना डेवलप होना प्रारंभ हो गई, और उन लोगों ने पश्चिमी देशों को अपने देश से उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष प्रारंभ कर दिए। पहले क्या है, यहाँ ये जो अरब देश है वो तुर्की के आधिपत्य में थे, तुर्क यहाँ पर अपना अधिकार स्थापित
करे हुए थे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जब तुर्की हार गया और उसके साथ में क्या है सेवरे की संधि और लुसान की संधि मित्र राष्ट्रों के द्वारा की गई, उसके बाद में जो ये प्रदेश है उनके ऊपर से तुर्की का प्रभाव समाप्त होने लगा, धीरे धीरे करके जो है वो कम होने लगा। और इसके बाद में पश्चिमी देशों और जो देश हैं जैसे इंग्लैंड और फ्रांस का अधिकार जो है उन्होंने कई प्रदेशों पर यहाँ अधिकार स्थापित किया। तो क्या है इसके फिर ये जो चलता रहा, लोसेन और उसकी संधि के द्वारा टर्की के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए। बाद में मुस्तफा कमाल पाशा ने वो टर्की की स्वतंत्रता के लिए, राष्ट्रीयता के लिए लड़ाई लड़ी है और उसको सफलता भी मिली है, लेकिन टर्की का प्रभाव अरब देशों से जो है वो कम होने लगा। इसके बाद उन्नीस धीरे धीरे क्या हुआ कि जो बड़े देश है जैसे रूस है, रूस भी चाहता था कि हमारा अधिकार, जो सबसे ज्यादा जो चाहने वाले देश है, तो उसमें पश्चिम के देश तो है ही, साथ में अमेरिका भी है जिसका कई कंपनीज के ऊपर, कई ऑयल कंपनीज जो है वो उसने यहाँ पर स्टैब्लिश करी थी और अधिकार था। तो ये धीरे धीरे करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अरब देशों को स्वतंत्रता मिलनी प्रारंभ हो गई। तो अब हम क्या कि थोड़ा थोड़ा सा कि कैसे यहाँ पर मिस्र में, सीरिया में अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़े और इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की। तो आप ये देख लेंगे कि इस समय के जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, यहाँ पर इंडिपेंडेंट राज्य है, वो कौन कौन से हैं अरब में, और इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अरब देशों को हम 3 कैटेगरीज बनाएंगे जिसको डिवाइड कर सकते हैं। तो आप देखिए कि पहली जो कैटेगरी आती है वो आ जाती है मिस्र, सीरिया, यमन, इराक, ट्रांसजोर्डन, सऊदी अरब और सूडान। तो ये 8 राज्य हैं जो कि अरब देशों में प्रथम भागों में रखे गए हैं। फिर आ जाता है दूसरे भाग में उत्तरी अफ्रीका के देशों को हम सम्मिलित करते हैं, जिसमें लीबिया, ट्यूनीशिया है, अल्जीरिया और मोरक्को है। फिर जो तीसरा है वो फारस की खाड़ी के 12 छोटे देश आ जाते हैं इसके अंतर्गत। तो इन सब के ऊपर इंग्लैंड का प्रभाव था और जो इनकी विदेश नीति का संचालन है वो भी इंग्लैंड के हाथ में ही था। तो अगर हम देखें तो जो फारस की खाड़ी वाले देश है, छोटे देश, वहां पर अभी भी इंग्लैंड ये चाहता है, मतलब कि पूरी तरह से यहाँ पर अधिकार नहीं है, लेकिन यहाँ का जो शेख है और सुल्तान है वो इंग्लैंड की सहायता से यहाँ पर अपना राज्य किया करते हैं, क्योंकि जो शेख और सुल्तान है वो भी बड़े अपने आपको इंपीरियलिस्ट पास मानते हैं और जनता के अधिकारों को ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पर जो राज्य चलता है, जो मैंने आपको थर्ड कैटेगरी में बताए हैं, फारस की खाड़ी के 12 क्षेत्र हैं, वो इंग्लैंड की सहायता से यहाँ पर जो यहाँ के शेख हैं और सुल्तान है वो उसकी सहायता से यहाँ पर रूल करते हैं। तो अब हम क्या है कि ये अरब देशों में आपको पता चला कि किस तरह से यहाँ पर पश्चिमी देशों ने अपने आधिपत्य की स्थापना कर रखी थी, और आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर इनको एक एक करके जो है वो स्वतंत्रता प्राप्त होनी प्रारंभ हो गई। तो हम जो मेन कंट्रीज हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हमको देखना है, बहुत ज्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि जो है ये आपको ये पता होना चाहिए कि जो अरब देश है, प्रमुख अरब देश कौन कौन से हैं और उनको कब कब स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो अरब देशों में जो हम सबसे पहला स्टडी करते हैं, सबसे पहला जो अध्ययन करते हैं वो आ जाता है मिस्र। तो मिस्र, अगर हम आज वर्तमान परिस्थितियों में मिस्र के बारे में देखते हैं तो मिस्र अरब देश जो है वो सबसे महत्वपूर्ण देश माना जाता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण देश जो है वो इस समय का मिस्र है। और यहाँ पे राष्ट्रवादी आंदोलन जो प्रारंभ हुआ वो किसानों के द्वारा हुआ था, लेकिन इतनी उन्नति करी इसने कि अपनी चरम सीमा के ऊपर पहुंच गया, किसान आंदोलन पहुंचा। और जब मिस्र, हम कह सकते हैं कि जो अरब देश हैं, बाकी के अरब देश जो मैंने अभी आपको नाम बताया, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगी, उन सब का एक अग्रदूत का काम किया, एक लीडर का काम किया कि और देशों के अंदर भी जो राजनीतिक जागृति आई वो मिस्र के माध्यम से ही दूसरे देशों के अंदर गई है ना। तो ये एक अग्रदूत का कार्य करता है। फिर सामरिक महत्व भी है मिस्र का, और ये चाहते हैं कि राष्ट्र
बाकी के जो राष्ट्र हैं वो भी मिस्र के साथ तनाव रखना नहीं चाहते हैं, तो उन्होंने भी, तो 1914 ईस्वी में अगर हम बात करें, मिस्र जो है वो ब्रिटेन के अंडर में एक रक्षित राज्य था। लेकिन जब महायुद्ध हुआ तब यहाँ पर जो यहाँ का एक लीडर है जगलूल पाशा के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो है वो की गई, मिस्र की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। लेकिन ब्रिटेन को बहुत गुस्सा आया उस समय में, उसने अपने आक्रोश में इस मांग को ठुकरा दिया। इसके बाद 1920 में यहाँ पर एक आयोग नियुक्त किया गया, नेलेगनर आयोग। नेलनर आयोग ने जो है वो मिस्र की स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन मिस्र वासियों को जो सुविधाएं दी गई उससे मिस्र वासी संतुष्ट नहीं हुए और अपनी स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे। 1936 में मिस्र को स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, 1936 में, पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ही। और 1945 ईस्वी में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब मिस्र के लोगों ने ये डिमांड रखी कि मिस्र, जो ब्रिटेन की सेनाएं मिस्र में बनी हुई हैं, उनको वहां से हटा लिया जाए। और जब अरब लीग बन गई तब तो जो है इनका प्रभाव बहुत बढ़ गया। इन्होंने भी मिस्र को सहयोग प्रदान किया और ये कहा कि यहाँ से जो सेनाएं हैं वो हटा लेनी चाहिए। 1952 में यहाँ पर सैनिक क्रांति हुई। सैनिक क्रांति के द्वारा यहाँ पर अनेक सुधार किए गए हैं और यहाँ का जो लीडर है नासिर, उसने जो है वो सुधार किए और राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर नासिर ने ही सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था। इसके बाद ये जो है वो ब्रिटेन कभी भी अपना अधिकार छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन 1956 में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। और इसके बाद जब सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण करा, इससे पश्चिमी देशों को बहुत ज्यादा धक्का लगा और उन्होंने क्या करा, मिलकर मिस्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। लेकिन रशिया और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो चुकी थी, उन्होंने इस आक्रमण का विरोध किया, जिसकी वजह से 7 नवंबर 1956 को युद्ध बंद करना पड़ा और इसके बाद मिस्र के अंदर गणतंत्र की स्थापना कर दी गई। तो यानी कि पश्चिमी जो देश है उन्होंने कभी भी अपने अधिकार बहुत आसानी से नहीं छोड़े हैं, चाहे वो अरब देश हो, चाहे वो एशिया के देश हो, चाहे वो हमारा भारत ही क्यों ना हो। जब उनको इस बात का आभास हो गया कि अब वो ज्यादा समय तक अपना रूल नहीं कर सकते हैं, तभी उन्होंने छोड़ा है। तो इसी प्रकार की स्थिति मिस्र की हुई है और 1956 में मिस्र को एक गणतंत्रवादी देश घोषित कर दिया गया। तो अगर हम देखें तो पूरी तरह से जो इंडिपेंडेंस है मिस्र की वो 1956 में ही मिलती है। बेटा टाइम खत्म हो रहा है, तो शिक्षा